हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। कैसे हो बेटा आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके किसी पार्ट का, एंजाइम का यूज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके किसी पार्ट का, एंजाइम का यूज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने बात की कि बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, एक होती है ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी होती है हमारी मॉडर्न या फिर न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसमें हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेचुरल कैपेबिलिटी का, नेचुरल क्षमता का यूज करके किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। उसमें किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। जबकि न्यू बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम लोग प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं लार्ज स्केल पे। क्या करते हैं बेटा? बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ओके, देन इसके बाद में हम लोगों ने बात की मॉडर्न डेफिनेशन के बायोटेक्नोलॉजी के। EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मॉडर्न डेफिनेशन दी। इसने ओल्ड और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को मिला के एक मॉडर्न डेफिनेशन दे दी। देन उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे बेटा प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? तो दो मेन प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात हम लोगों ने की थी। अब उसी में आगे हम लोग बात करेंगे बेटा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया इसमें। तो अगर बात करें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे थे पॉल बर्ग। कौन है? पॉल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग हैं। देन इसके बाद में एनसीईआरटी में दो साइंटिस्ट के नाम और दिए हैं, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। क्या बनाया था बेटा? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग हैं और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने क्या किया बेटा? ये अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, पहले इसको देख लो। इन्होंने एक एंटीबायोटिक जीन निकाला किसी बैक्टीरिया से और उस एंटीबायोटिक जीन को प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया। किसके प्लाज्मिड के साथ में? एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के साथ में उसके प्लाज्मिड के साथ में इन्होंने क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया। अब फिर उस जीन को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में। अभी इसको हम लोग समझ लेंगे बेटा। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया? तो बैक्टीरियल रिसर्च में जो दो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी जिसके वजह से ये इनका एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाया। तो वो कौन कौन से जो डिस्कवरीज हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवरी थी प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के अंदर बेटा अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया है, एक तो उनका मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा भी एक डीएनए होता है उसके अंदर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये तो मेन डीएनए है जो उसके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग। ये अपने आप रिप्लिकेट करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये स्वयं अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मिड भी पाया जा सकता है, जो क्या होता है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग,
अपने आप रेप्लिकेट करता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसके वजह से स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर का ये एक्सपेरिमेंट हो पाया। और दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता था, उसकी डिस्कवरी की गई, विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, जो डीएनए को एक पार्टिकुलर साइट से ही कट करता है। ठीक है बेटा, इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर या फिर नाइफ। जो दूसरा डिस्कवरी है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक एंजाइम होता है जो डीएनए को कट कर देता है किसी स्पेसिफिक साइट से। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर या फिर मॉलिक्यूलर नाइफ। ठीक है, डीएनए को कट करने का काम करता है। तो अब बेटा आगे की बात करें, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। चलो बेटा, अब कोहेन एंड बोयर के एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्होंने बनाया। तो उसके पहले एक बात बताओ आप लोग, कभी आप लोगों ने सुना है कि हम लोग के अंदर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटीबायोटिक। क्या देता है, एंटीबायोटिक। जिससे क्या होता है, हमारे अंदर जो शरीर में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मर जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है जिससे उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालने पे बैक्टीरिया नहीं मरता है। ये सारी बातें आप लोग को पता होती हैं। ठीक है, तो चलो और देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या किया बोयर और हर्बर्ट और बोयर ने। बेटा इन्होंने क्या लिया, एक नॉर्मल ई कोलाई लिया। क्या लिया, एक नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। तो जब नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया था उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट था। अगर इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये मर जाएगा। ठीक है, तो हर्बर्ट एंड बोयर चाहते थे कि इसके अंदर कहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ जाए जिससे इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालने पे ये मरे ना। तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे बैक्टीरिया से, किससे, दूसरे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाल लिया। ठीक है, अब वो चाहते थे कि इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दें, तो हवा में तो ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो इन्होंने मदद ली इसके लिए दूसरे बैक्टीरिया की जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में आप लोग जानते हो है ना, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए और उसके अलावा एक क्या था, प्लाज्मिड। तो इन्होंने इस प्लाज्मिड को यूज किया, इस जो इनका ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो जिस बैक्टीरिया से निकाला था ई कोलाई के अंदर पहुंचाने के लिए। प्लाज्मिड यहाँ पे एक वेक्टर के तरीके काम करेगा। वेक्टर का मतलब ले जाने वाला, किसी चीज को ले जाने वाला। हवा में तो ये जीन पहुंच नहीं जाएगा एंटीबायोटिक ई कोलाई के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो प्लाज्मिड था उसको वेक्टर की तरह यूज किया, ले जाने का जो काम करेगा इस एंटीबायोटिक जीन को। अब इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इस ई कोलाई के अंदर, नॉर्मल ई कोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को जो कि वेक्टर की तरह काम करेगा उसके साथ में एंटीबायोटिक जीन को अटैच करके पहुंचा दिया। तो बेटा सबसे पहली बात क्या है, जैसे ही ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये एक डीएनए ही तो है, इसको इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से जब अटैच किया तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब कोई नया कॉम्बिनेशन बना दिया, दो डीएनए को मिला के एक नया डीएनए बना दिया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोहेन और बोयर ने बनाया। ठीक है, अब इन्होंने इसको पहुंचा दिया, फिर ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल ई कोलाई के अंदर। तो अब अगर इस ई कोलाई के अंदर, पहले नॉर्मल ई कोलाई पे अगर आप लोग एंटीबायोटिक डालते थे तो वो मर जाता था, लेकिन अब इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पहुंच गया है। अब अगर हम लोग इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये नहीं मरेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गया है। क्या करता है ये जीन बेटा, ये जीन बनाएगा हमारा, डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, अब ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होगा उस एंटीबायोटिक के असर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जीनोटाइप चेंज किया और उससे क्या हो गया, फिनोटाइप भी बदल गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इससे जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना
ये ऑर्गेनिज्म हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम लोगों ने ट्रांसफर करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई बन गया हमारा। क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर पूछा जाए किसने बनाया, तो कोहेन और बोयर ने। इन्होंने क्या किया बेटा, ध्यान दो, इन्होंने ई कोलाई, नॉर्मल ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके हेल्प से, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर की तरह काम कर रहा था, दूसरे बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक जीन निकाल के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब बोलोगे सर इसको डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर देते इस एंटीबायोटिक जीन को, ये जो आप लोगों ने जीन निकाला है इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे। तो बेटा डायरेक्ट ट्रांसफर करने से ये जीन इसके अंदर जाएगा तो इसको खत्म कर दिया जाएगा, बैक्टीरिया इसको पचा देगा कुछ समय के बाद, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा ना। सेल्फ रेप्लिकेट होने के लिए इसको चाहिए ओरी, क्या चाहिए, ORI, और ये ORI हमको कहां से मिलेगा, प्लाज्मिड से मिलेगा। कहां से मिलेगा, प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड में एक पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओरी। क्या बोलते हैं, ओरी। तो ये जो हमारा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है, इसमें हमारा एक क्रोमोसोमल डीएनए और एक प्लाज्मिड है, दोनों इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेट करते हैं। और रेप्लिकेट किसके मदद से करता है डीएनए, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के मदद से, ठीक है। तो इस जीन को अगर हम लोगों ने इसके साथ में, प्लाज्मिड के साथ में अटैच करके अब पहुंचाया है, तो ये क्या करेगा, अब इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, ठीक है। अब ये रेप्लिकेट कर सकता है। जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, अब ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, तो रेप्लिकेट करेगा। तो अगर इस डीएनए को हम, इस जीन को, इस फ्रेगमेंट को, ये जो टुकड़ा है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसको अगर किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम इस बात का ध्यान जरूर देंगे कि हम उस प्लाज्मिड के साथ अटैच करें जिसमें ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। ओरी नहीं रहेगा तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा वहां पे जाके, ठीक है बेटा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट जो कोहेन और बोयर ने किया था, ये एकदम वही एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें ऐसा कर दे वैसा कर दे, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, उसमें एंटीबायोटिक जीन थी, उसको निकाल लिया और इसको साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। प्लाज्मिड अब हमारा वेक्टर के तरीके काम करेगा और उसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ गया, अब एंटीबायोटिक डालेंगे तो इसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ही क्यों लिया, क्योंकि इसका क्लोज रिलेशन होता है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ई कोलाई के साथ में क्लोज रिलेशन होता है, तो ये इस प्लाज्मिड को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं हमारी, ठीक है बेटा। तो कैसे बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग किसी जो भी हमारा प्रोडक्ट जिसको हम बनाना चाहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उस इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं उसको और जरा समझ लेते हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे करती होंगी ये सब बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो कौन कौन सी स्टेप्स आती है और डिटेल में देखते हैं, ठीक है बेटा। तो मान लो अगर हमको इंसुलिन बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस जो भी हमारा ह्यूमन का सेल है, ठीक है, किसी भी सेल को ले लेंगे, उसमें से हमें सबसे पहले उस इंसुलिन के जीन को निकालना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी बेटा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सेल को निकाल लिया ह्यूमन की, मान लो हमें इंसुलिन बनाना है तो हमें किसी सेल को निकालना पड़ेगा ह्यूमन के। अब उस ह्यूमन के सेल में से हम लोग डीएनए को निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में हमारा डीएनए निकल गया, ठीक। अब डीएनए को हम लोग कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। कैसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। पूरा डीएनए थोड़ी ना यूज करना है हमें तो खाली पार्टिकुलर इंसुलिन वाला जीन चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट कर देंगे, ठीक है।
अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मैं शॉर्टकट में RE लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाना। RE मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से हम लोगों ने उस डीएनए को काट दिया। अब डीएनए क्या होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट जाएगा। अब बेटा इसमें से हमें अपना डिजायर्ड जीन निकालना है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। तो वो हमारा इंसुलिन वाला जीन कौन सा है, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरी स्टेप क्या आ जाएगी हमारी, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल के अंदर से डीएनए निकाला, फिर उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया। अब उसके बाद में हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स में से इंसुलिन वाला पर्टिकुलर जीन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जीन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है बेटा। अगर हमारा जो डीएनए है उसका अमाउंट कम है तो हम लोग पीसीआर से, एक टेक्निक होती है अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा अमाउंट में है तो इसकी जरूरत, पीसीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो पीसीआर हमारा ऑप्शनल होता है। अगर डीएनए का अमाउंट कम है, डिजायर्ड जीन का अमाउंट कम है, तो हम लोग पीसीआर से उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। अब पीसीआर से हम लोगों ने नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डीएनए को होस्ट के ऑर्गेनम में पहुंचाने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, वेक्टर की। तो अब हम लोग कोई वेक्टर ले लेंगे, ठीक है बेटा। मान लो हमने कोई वेक्टर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक, ओके। अब ये वेक्टर हमारे पास है। अब इसको भी हम लोग उसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, ठीक है, जिससे हमने इंसुलिन वाले जीन को मान लो काटा है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही कट करता है, जिसलिए जोड़ने में हम लोग को आसानी हो। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम लोग इस वेक्टर को भी कट कर देंगे। अब ये हमारा वेक्टर कट हो चुका है और ये हमारा डिजायर्ड जीन है, मान लो इंसुलिन वाला जीन है, मानने के लिए कहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इनको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो ये हम ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेज के, डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। डीएनए लाइगेज आप लोग पढ़ते हो बेटा, डीएनए लाइगेज क्या करता है, एक फेविकोल या लेई के तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, डीएनए को जोड़ देता है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से हमने वेक्टर को और जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसको जोड़ दिया। अब हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन बेटा जरा ध्यान दो, जब हम लोग काटेंगे इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये खुद में जुड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग वेक्टर भी बहुत ढेर सारा लेते हैं और ये हमारा जो जीन है ये भी बहुत ढेर सारा है और ये सारे मॉलिक्यूल बहुत ढेर सारे हैं। मैंने दिखाने के लिए बस 2 एग्जांपल समझाने के लिए लिए हैं यहाँ पे। तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि ये जो कटा हुआ है हमारा वेक्टर, ये खुद ज्वाइन हो जाए, आपस में ही ज्वाइन हो जाए, सेल्फ लाइगेट हो जाए, ठीक है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसके साथ में वेक्टर कंबाइंड हो जाए। तो हम लोग समझने के लिए 2 बना लेते हैं, एक तो खुद सेल्फ लाइगेट हो गया है उसको भी बना लिए वेक्टर को, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा बन गया, ठीक है बेटा। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वेक्टर के साथ में हमारा डिजायर्ड जीन था, अब ये कंबाइंड हो चुका है और 2 डीएनए के मिलने से ही हमारा एक नया डीएनए बन गया, नया कॉम्बिनेशन बना है। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बेटा इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के सेल के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। शुरू में हम लोगों ने क्या किया, वो जो सेल थी उसमें से हमने पूरा डीएनए निकाल लिया, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना डिजायर्ड जीन, फॉर एग्जांपल मान लो इंसुलिन का जीन निकाल लिया, ठीक है। अब अगर जरूरत पड़ेगी, उसका नंबर कम होगा, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से इंसुलिन का नंबर, इंसुलिन वाले जीन का नंबर हम लोग इंक्रीज कर देंगे। देन बेटा उसको हम लोग कंबाइन कर देंगे वेक्टर के साथ में। किसके साथ में, वेक्टर के साथ में। लेकिन वेक्टर के साथ में कंबाइन करने के लिए इसको भी काटना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब इसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लेने के बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम डाल देंगे और हो सकता है हमारा कुछ जो वेक्टर था वो आपस में सेल्फ लाइगेट हो जाए, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। अभी इसकी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे हम लोग, अभी इसकी स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, बाद में हम लोग इसको स्क्रीनिंग करके अलग कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अभी क्या करेंगे,
हम लोग डायरेक्ट इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के सेल में। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें लिख लो, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलो बेटा, अब आगे की बात करेंगे हम लोग। इसको आप लोग को वहीं से कंटिन्यू करना है। मेरा बोर्ड भर गया था इसलिए मैंने मिटा दिया है। ठीक है, इसको आप लोग आगे ही बनाओगे। अब बेटा रिकॉम्बिनेंट जो हमारा डीएनए था उसको हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। ठीक, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट में ट्रांसफर करने जाएंगे तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है हमारी, 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर जाए ही ना। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि 2 तरीके के हमारे जो वेक्टर थे, एक तो बेचारा नॉन रिकॉम्बिनेंट ही रह गया था, सेल्फ लाइगेट हो गया था। ठीक है, और दूसरा वाला रिकॉम्बिनेंट हो गया था, उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड जीन ट्रांसफर हो गया था। तो 3 पॉसिबिलिटी यहां बनती हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर कोई भी प्लाज्मिड जो हमारा वेक्टर था वो भी ना जाए इस बैक्टीरिया के अंदर, कुछ ना जाए इसके अंदर। तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हो सकता है कि इसके अंदर सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड चला जाए हमारा, जो खुद जुड़ गया था। तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, बदला तो कुछ ना, कुछ तो आया इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले से कुछ बदला, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया। ठीक है, हमारा सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड आ गया इसके अंदर। तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, नेक्स्ट, अब हो सकता है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो ट्रांसफर हो जाए इस सेल के अंदर। तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो 3 केस बनते हैं। एक तो ऐसा सेल होगा, एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब एक हो सकता है उसके अंदर कुछ गया और ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, कुछ चेंज तो हुआ। इसमें भी 2 केस है। हो सकता है हमारा सिंपल जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड था वो आ जाए, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ आया है बाहर से, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जो आया है वो काम का नहीं था, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या था? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इस बैक्टीरिया, इस सेल को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नेक्स्ट, जिसके अंदर जो हमारा काम का है, ठीक है, ये हमारा काम का बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो ये बेटा आप लोग बहुत ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसका करेंगे सिलेक्शन। अब इसमें से ये जो सारी सेल्स बनी है हमारी कल्चर मीडियम में, लैब के अंदर, इसमें से हम लोग सिलेक्शन करेंगे किसका? जो हमारे काम का है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब कैसे करते हैं इसको सेलेक्ट, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। ठीक है बेटा, अब इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, इसको कल्चर करेंगे, इसका नंबर बढ़वाएंगे। ठीक है, एक सेल से तो इतना खर्चा किए नहीं है, इतना मेहनत क्यों की हम लोग? एक सेल से हमें एक इंसुलिन बनाना है क्या? हमें तो लार्ज स्केल पे इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है। तो इस सेल को हम लोग कल्चर मीडियम में बड़े बड़े रिएक्टर्स के अंदर इनका नंबर इंक्रीज करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जब बेटा ये मल्टीप्लाई सेल करेगी तो इसके अंदर जो हमारा डिजायर्ड जीन गया है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। इसको डिजायर्ड जो जीन है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो इंसुलिन का जीन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लाइगेट किया है, तो प्लाज्मिड के अंदर आप लोग जानते हो इसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली अपने क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंटली क्या होगा? रेप्लिकेट होगा, क्योंकि इसके पास ओरी है। तो हम लोग प्लाज्मिड को ऐसे, हम लोग अपने डिजायर्ड जीन को ऐसे प्लाज्मिड के साथ में अटैच करते हैं जो सपोर्ट करता है हाई कॉपी नंबर को, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकेट करने की, ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाने की क्षमता होती है। तो ऐसे हम लोग वेक्टर को चूज करेंगे, ऐसे प्लाज्मिड को चूज करेंगे जिसके अंदर सपोर्ट हो हाई कॉपी नंबर का, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपना रेप्लिकेशन करने की क्षमता हो एक सेल के अंदर। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा, जब इसका डिवीजन होगा,
तो एक तरीके से इसकी क्लोनिंग हो रही है, इसकी ढेर सारी कॉपी बन रही है, तो क्लोनिंग ही तो है, तो जीन की क्लोनिंग हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। अगर ये हमारा जो प्लाज्मिड है जब रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ में हमारा डिजायर्ड जीन भी तो रेप्लिकेट कर रहा है, तो डिजायर्ड जीन की भी मल्टीपल कॉपी बनेंगी, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। अब बाद में ये बैक्टीरिया जब अपना संख्या बढ़ाएगा, जब मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके साथ में हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो भी मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों तरीके से हमारा क्या हो रहा है? जीन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जीन जो डिजायर्ड जीन है उसकी संख्या बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम लोग लार्ज कल्चर मीडियम में लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जिसलिए ये मल्टीप्लाई हो, तो ज्यादा जब मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा आरएनए बनाएगा, ज्यादा आरएनए बनाएगा तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन ही तो चाहिए हमें, इंसुलिन ही तो चाहिए हमें। ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो बेटा अब क्या करेंगे? जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो उस प्रोडक्ट को हम लोग आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, फिर होगा उसका क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा प्रोडक्ट का, देन उसके बाद में उसकी पैकेजिंग करके मार्केटिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा। तो ये सारी स्टेप हो गई बेटा आप लोग की, बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप्स आप लोग की हो गई। तो इसको बेटा आप लोग डायग्राम बना के अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए अगर आप लोग पढ़ोगे तो कुछ आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको डायग्राम बना के इस तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग को पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग देख लेना क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक जो हमारा डिजायर्ड जीन जहां से निकालना था उस सेल के अंदर से पूरा हम लोगों ने डीएनए निकाल लिया। अब उस डीएनए में से हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके फिर सेलेक्ट कर लिया अपने डिजायर्ड जीन को। फिर उस डिजायर्ड जीन को हम लोगों ने किसी वेक्टर के सहायता से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। देन उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद में उसको हम लोगों ने क्या किया, किसी बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही ट्रांसफर किया, इतनी सारी जो स्टेप हुई हमारी, ये हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बाकी आगे की जो प्रोसेस होती है वो केमिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है बेटा, मैंने आप लोग को बताया था बायोटेक्नोलॉजी जो होता है उसके दो कोड प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सहायता से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो आइसोलेशन करना डीएनए को, उसमें से डिजायर्ड जीन निकालना, फिर वेक्टर की सहायता से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देना, ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। कहाँ आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये होस्ट के अंदर आ गया। यहां पे भी मैंने आपको बताया 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट के अंदर ना पहुंच पाए, तो ऐसी सेल को बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और हो सकता है जो हमारा नॉर्मल प्लाज्मिड आ जाए इसके अंदर, तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। अब हो सकता है कुछ सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाए, ये हमारे काम का है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। ओके, फिर इसके बाद में हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिलेक्शन कर लेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट सेल का। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा जीन है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। इसी को बोलते हैं बेटा जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। अब इसको लार्ज स्केल पे, जैसे ही हम लोग, ये हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस यहां तक टेक्निक खत्म हो गई। इसके बाद में जो भी हम लोग करते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग होता है। फिर इसके बाद में हम लोग कल्चर मीडियम के अंदर बड़े बड़े रिएक्टर्स में इस सेल का नंबर बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, जब ये सेल बढ़ेगी ज्यादा तो इससे ज्यादा आरएनए बनेगा, ज्यादा प्रोटीन बनेगा, तो ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, देन उसका क्वालिटी टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में पैकेजिंग करके मार्केटिंग के लिए आगे सप्लाई कर दिया जाएगा। बेटा इसको आप लोग अच्छे से डायग्राम बना के पूरा एकदम नोट्स बना के पढ़ो, पूरी बायोटेक्नोलॉजी आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे बेटा हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आगे के लेक्चर में बात करेंगे। आज की बात यहीं तक करते हैं बेटा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसको आप लोग लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बेटा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छे से वीडियो और बनाने का मन करता है, ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। और
जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसलिए आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। ओके बेटा, थैंक यू।